क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मैं अभी निकालती हूँ तेरी आशिकी। तेरा और जयराम का जो रात को नैन मटक का चलता है ना, मैं वो सब जानती हूँ और यही खेल तेरे मौत का कारण बनेगा एक दिन। भाभी छोड़िए, चल जा यहाँ से। और सुबह इसकी हड्डी पसली ना एक कर दी ना तो मेरा नाम ही स्मिता शर्मा नहीं। अच्छे से मांजना। मगर अभी तो सारे बर्तन साफ किए, अब फिर से? तो क्या फिर से मांजो, अच्छे से मांजना, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए उसमें। ये तो पूरा दिन यही काम करना पड़ेगा। जब से तुम आई हो इस घर में, हमें घर की नौकरानी ही तो बना के रखा है। तब से मैं और पायल घर का सारा काम कर रहे हैं। हम चाहे अपनी जान भी दे दे, लेकिन तुम्हें तसल्ली नहीं होगी। तेरी ना जुबान है ना कैंची की तरह चलती है, लेकिन हाथ से एक काम भी नहीं हो रहा। ये सारे बर्तन ना अच्छे से साफ करना, एक भी दाग छूटना नहीं चाहिए, समझी? न जाने भगवान हमारी कब सुनेगा और इन सब से कब हमें छुटकारा मिलेगा। ये महारानी अब तक सो रही है? ओए महारानी, उठो। भाभी अब तक सपनों में खोई है क्या? नहीं भाभी, वो कल रात को अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी और अब सूरज सर पे आ गया, फिर भी सो रही है। घर के काम कौन करेगा? झाड़ू पोछा कौन करेगा? तेरा वो यार आके करेगा क्या? नहीं भाभी, वो मेरा सर इतना दुख रहा था कि मैं थोड़ी। मिल गई ना सर दर्द की दवा? अब उठो और सारा काम करो, नहीं तो आज रोटी का एक टुकड़ा भी खाने को नहीं मिलेगा, समझी? सारे के सारे कामचोर भरे इस घर में। पता नहीं कौन सी घड़ी में तुम जैसे निठल्ले के साथ मेरी शादी हो गई। पूरा का पूरा खानदान ही निकम्मा है। मुझ पे क्यों भड़ा करी हो? अब मैंने क्या कर दिया? वही तो रोना है, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं करते। अब अगर मैं इस घर में ना रहूं ना तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। स्मिता, देखो तुम इतना गुस्सा मत क्या करो।
मुझे डर लगता है कहीं किसी दिन तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। मेरी तबीयत और मेरा दिमाग दोनों ही खराब हो चुका है, क्योंकि ना तुम सिर्फ तमाशा देखते हो, करते तो कुछ भी नहीं। अरे जैसा तुम चाहती हो वैसा ही तो सब कुछ इस घर में हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूं। अगर तुम जो कुछ बोल रहे हो ना वैसे ही करते ना तो थोड़ा सा भी दुख नहीं होता। तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। स्मिता तुम बैठो बैठो, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए संतरे का जूस लेके आता हूँ, ठीक है? सुनो, हाँ थोड़ा जल्दी लाना। सबको मार दूंगा, सबको। सारी मकड़ियों कान खोलकर सुन लो, मेरे घर से जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो मैं मारूंगा, एक एक को मारूंगा। चलो बेटा, चलो बेटा, अजय सुनिए, चलो के बापू। क्या हुआ? पायल पानी लाना बेटा। क्या हुआ? चलो बेटा चलो चलो बेटा। क्या चलो, क्या हुआ तुझे? पानी पिला दो। चलो ले, थोड़ा सा पानी पी। देखिए ना, 2 महीने से इसकी दवाई नहीं लाई, ऐसे तो इसकी हालत और भी बिगड़ती जाएगी। कल मेरे पेंशन के पैसे आते ही मैं इसके लिए दवाई लेके आऊंगा। कान खोल के सुन लो ससुर जी, इस ढीले पे ना घर की एक चवन्नी भी खर्च नहीं करने दूंगी। तुम लोग हर महीने हमारे पेंशन के पैसे ले लेते हो, पाई के लिए मोहताज कर दिया है हम लोगों को। एक काम करो, थोड़ा धैर्य दे दो हम सबको। तिल मरने से तो अच्छा है एक बार में सब लोग मर जाए। मरने की इतनी भी क्या जल्दी है रिटायर्ड पोस्टमैन साहब? तुम्हारे पेंशन के पैसों से ना मेरे खुद के खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, तो तुम चारों को कहाँ से पैसे दूं? और वैसे भी तुम्हारे इस निठल्ले बेटे ने मेरी जैसी लड़की के साथ शादी की है ना, तो भुगतना तो पड़ेगा ही। पैसा अगर इतना ही पैसा चाहिए था तो जाके अपने पिताजी से लेके आओ ना। लूट मार का बहुत पैसा पड़ा है उनके पास। बनवारी बाबू, मेरे पिताजी तक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनके तो पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। तुम्हारे जैसे लोगों को ना वो खड़े खड़े खरीद लेते हैं। अरे बाबूजी, क्या जरूरत थी आपको उसके पिताजी के बारे में बात करने की? आपको बिना चैन नहीं पड़ता है उसको उकसाए बिना, है ना? स्मिता, मेरी बात सुनो। बेटा अब क्या करें, ऐसे तो इसकी हालत और भी बिगड़ती जाएगी। कल पेंशन के पैसे आते हैं तो देखते हैं क्या कर सकता हूँ। अरे गोविंद बेटा, अरे पेंशन लाने जाना है ना, बैंक के लिए लेट हो रहा है। चलो ओ पुरानी चिट्ठी वाले बाबू, बैंक जा रहे हो ना? ईमानदारी से सारे पैसे मेरे इस हाथ में आके रखो। और तुम अपने इस पिताश्री पे ना ध्यान देना, कहीं पान पट्टी पे अपना मुंह लाल करके मत बैठना। अरे वो तो कब का छोड़ दिया मैंने। बहू, वो झल्लू की दवाइयाँ लेनी है। तुमने देखा ना कैसे दौरे पड़ते हैं उसे, कहीं कल को कुछ हो गया तो उसे। भाभी, आपने बोला था ना बाहर का कचरा साफ करने को, मैंने साफ कर दिया, चमका दिया पूरा। अरे वाह झल्लू, कौन कहता है कि तू ढीला है? देखा ससुर जी, अच्छा खासा तो है, इसी दवाई की क्या जरूरत? इसलिए पेंशन के सारे पैसे मेरे हाथ में लाके रख देना। भाभी, थोड़ा भूख लगा है, खाना मिलेगा? पायल, कल रात की बची हुई सब्जी है ना, उसके साथ 1 रोटी इसको दे देना, सिर्फ 1 रोटी, समझी? चलो बेटा। अरे चश्मा मेरा कहीं रह गया, वहां वो पेंशन की पर्ची पे सिग्नेचर करने होते ना, तो दिखता नहीं है ठीक से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने चश्मा। मुझे पता था ये बुढ़ाऊ ना कुछ तो नाटक करेगा ही। ये लीजिए, यहीं पर तो पड़ा है। चलो बेटा, चलो। एक
दिन करोगी? बाकी के काम भी पड़े हैं। ले चलो, खाना खा ले। दीदी, एक रोटी से क्या होगा? एक और दो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन भाभी के आने से पहले फटाफट खत्म कर देना, ठीक है? चल तू खा ले, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक? क्या रे छोरनी, तुझे एक रोटी देने को कहा था ना, और तू पूरा का पूरा प्यार बरसा रही है। ये ले तेरा इनाम। काम रत्ती भर का नहीं और अनाज कुंटल भर का चाहिए तुझे। भाभी, भाभी भूख लगा है भाभी। पेट तो मार खाएगा। खा ले चुपचाप। मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी वजह से आपको मार खाना पड़ा। नहीं रे जल्लू, ये मार तो मेरे नसीब में ही लिखी है। तू खाना खा। पैंतीस, 36, 37, 38। 2 नोट कहाँ है? अरे वो बाबूजी थोड़ा जिद करके ले लिए। उनको झल्लू के लिए दवाई लेना था ना, और अपने लिए भी कुछ लेना था। और तुमने दे दिए? खुद को तो पैसे कमाना आता नहीं है, अपने हक के पैसे तो लेना सीख लो। गोबर गोविंद, दिमाग में क्या भूसा भरा है क्या? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुनिए ना, आजकल बहू का हाथ बहुत खुलने लगा है। जब देखो तब पायल पे हाथ उठाती। मैं तो कहता हूँ कि पायल की शादी करा देते हैं, कम से कम उसका तो इस नरक से छुटकारा हो जाए। सही कह रहे हैं आप। नहीं बाबूजी, मैं आप लोगों को इन 2 जल्लादों के भरोसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। क्यों? तू क्यों सहेगी जुल्म? तेरी शादी होगी तो हमें कम से कम इस बात की तो तसल्ली होगी कि तू तो सुखी है। जब मैंने मना किया था तो कहाँ खर्च किए पैसे? क्यों उड़ाए पैसे? बहू, ये मेरी उम्र नहीं है पैसे उड़ाने की, और जरूरत थी इसलिए खर्च किए हैं पैसे। दवाई के अलावा बाकी सारे पैसे दे दो। बहू, रिश्तों का रियाज करना सीखो। आज तक इस घर में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे मेरे पैसों का हिसाब पूछे। अब सब हिसाब होगा। तुम सब बस अब इंतजार करो। बहू, ये क्या बेहूदगी है? बहू पर सास के अत्याचार की बहुत सारी घटनाएं अक्सर आप सबने देखी या सुनी होगी, लेकिन हमारी आज की ये सत्य घटना एक बिगड़ैल बहू के जुल्मों की दास्तान है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। प्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कहते हैं शादियां ऊपर आसमान में ही तय हो जाती है, लेकिन बेमेल शादियां घर को स्वर्ग बनाने की बजाय नरक बना देती है। लड़के लड़कियां कुछ ही मुलाकातों में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और एक दूसरे के बारे में बिना अच्छी तरह से जाने भविष्य की चिंता किए बगैर साथ साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लेते हैं, और जिसका अंजाम सुखद कम दुखद ज्यादा देखा गया है। एक अमीर बाप की बेटी स्मिता ने भी गोविंद जैसे मध्यम वर्गीय और बेरोजगार युवक से प्यार किया
और शादी करने का फैसला कर लिया। अब बेटी की जिद के आगे उसके रसूखदार पिता जनार्दन पंडित ने भी घुटने टेक दी और इस शादी के लिए अपनी हामी भर दी। लेकिन अपनी बेटी के इस फैसले से दुखी होकर और समाज में अपनी जगहसाई से बचने के लिए उन्होंने अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब मायके से ही पैसों की आदी रही स्मिता पैसों के लिए अपने पति के परिवार पर ही जुल्म ढाने लगी। उसका खौफ इस घर में इस कदर छा गया कि बनवारी लाल का पूरा परिवार हर वक्त दहशत के साए में जी रहा था। अब ऐसे माहौल में देखना यह है कि स्मिता का यह अत्याचार और कितनी हदें पार करता है। रुको पायल। जयराम, तुम यहाँ पे? तुम जाओ यहाँ से। भाभी ने देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। तुम जाओ प्लीज। पर तुम्हें घर से बाहर कैसे निकलने दिया उस सूरपना खाने, मतलब तुम्हारी स्मिता भाभी ने? बाबूजी बाहर गए हुए, इसलिए मुझे सब्जी लेने जाना पड़ा, वरना वो चुड़ैल मुझे छोड़ती। एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हारी भाभी तुमसे इतना ही चिढ़ती है तो वो तुम्हारी और हमारी शादी करवा के तुम्हें घर से फ्री क्यों नहीं कर देती? फ्री की नौकरानी मिली हुई है ना उन्हें, इसीलिए। और वैसे भी मैं माँ बाबूजी को भैया भाभी के पास छोड़कर नहीं जा सकती, इसीलिए मुझे शादी ही नहीं करनी है। तो क्या जिंदगी भर हम ऐसे ही मिलते रहेंगे? जयराम, अभी प्लीज तुम यहाँ से जाओ, वरना भाभी ने देख लिया ना तो कुछ ना कुछ हंगामा खड़ा हो जाएगा। तुम जाओ प्लीज। पायल, मेरी बात सुनो, तुम्हारे भैया भाभी का कुछ करना पड़ेगा, वरना तुम अपनी जिंदगी जी नहीं पाओगे। बस मुझे एक मौका मिल जाए। जयराम, तुम अभी जाओ और मुझे भी जाने दो। भाभी ने देख लिया ना तो वो फिर से मुझे सजा दे देंगी। अभी तुम जाओ प्लीज। पायल सुनो, ये रखो। जयराम, फोन मैं ये नहीं ले सकती। मेरी बात सुनो, देखो वैसे भी हम मिल नहीं पा रहे, फोन पर तो बात कर ही सकते हैं ना। पर जयराम, देखो मैं आज आपको तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। गायत्री, गायत्री, सो जा बेटा, सो जा। पायल के रिश्ते की बात चलाई थी मैंने, दिन में मौका नहीं मिला इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। बड़ा ही अच्छा परिवार है, 4 लाख में मान गए हैं। मैं सोचता हूँ प्रोविडेंट फंड के पैसे निकाल कर इसकी शादी करा देते हैं। ये सब तो ठीक है जी, पर अगर बहू को पता चलेगा वो तो कोहराम मचाएगी। तो हम उसे बता देंगे कि बिना दहेज के हो रही है शादी। एक बार पायल की शादी हो जाए, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। हमारी पायल को तो इस तकलीफ से मुक्ति मिले। आप ठीक कह रहे जी, अगर हमारी पायल को इस नरक से छुटकारा दिलाना है तो इतना जोखिम तो हमें उठाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैं कल उनसे बात करके बात पक्की कर लेता हूँ। जैसा आपको ठीक लगे। हे मातेश्वरी, हे सुख करणी, हे दुख हरणी, हमारे दुख हर लो। हे सिद्धिदात्री, सबकी पीड़ा दूर करती हो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो। हमने पायल के लिए जो सोचा है उसे पूर्ण करने में हमारी सहायता करो माते। बाबूजी, थोड़ा काम था। अरे बेटा, एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर से क्या काम पड़ा? अरे वो कुछ नहीं, मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ एक, तो बैंक से लोन चाहिए था, तो फिर उसके लिए आप पिता और गारंटर के तौर पे साइन कर देते तो। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छा है। अब तेरी भी आमदनी शुरू हो जाएगी, मेरा बोझ थोड़ा कम हो जाएगा।
चश्मा कहाँ रह गया मेरा? ये चश्मा यहीं तो रखा था। अरे गायत्री! जी आई। अरे भाई, मेरा चश्मा देखा तुमने कहीं? जी यहीं कहीं पड़ा होगा। आप भी ना। क्या करनी थी तो चश्मे का क्या काम? अच्छा ठीक है, मैं अंदर कमरे में देखती हूँ। हाँ देख। हाँ। भाई ये उम्र के साथ साथ मुझे लगता है मेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। पता नहीं कहाँ रख दिया चश्मा मैंने। अरे अंदर कहीं नहीं दिख रहा है। देखो सिराने रखा होगा, देखो। अरे अरे बाबूजी, कब तो चश्मा मिलेगा, कब अम्मा लेके आएंगे? आप कर दो ना, दो सही ना। मुझे बैंक जाना, प्लीज जल्दी करो। अरे चलो भाई चलो, ठीक है। ये कहाँ करना है ऐसा? अरे ये बाबूजी, है? ये यहाँ पे। हो गया? बस बस हो गया। चलो भाई। मेरी राय लिया करो, चुटकी में काम हो जाएगा। ये लो कागज, जो चाहे वो लिख लो। मानना पड़ेगा स्मिता, तुम्हारा आइडिया बड़ा ही दमदार होता है। मैं हुई दमदार फैमिली से, जो चाहूँ जैसे चाहूँ काम निकलवाने का फॉर्मूला है मेरे पास। और जहाँ डरा नहीं, डराया जाता है ना? जो कहा है वो काम करो पहले। चलो। गायत्री, गायत्री बर्बाद हो गए, लूट गए हम। क्या हुआ जी? हमारे गोविंद ने हमारे साथ धोखा किया। क्या किया गोविंद ने? देखो, सारे प्रोविडेंट फंड के पैसे निकलवा लिए। उस दिन वो कागजात लेके आया था दस्तखत कराने के लिए, उसमें से धोखे से मेरे दस्तखत ले लिए कागज पे और मेरे सारे पैसे निकलवा। ओ पुरानी चिट्ठी वाले, तुम अगर खुद के पैसे ऐसे बांटते फिरोगे तो हमारा क्या होगा? और वैसे आपके पैसे मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखे हैं। वो मेरे पैसे थे। अपना पेट काट काट कर मैंने एक एक पाई जोड़ी थी हमारे अच्छे बुरे दिनों के लिए। और अगर तुम्हें पैसों की इतनी भूख है तो क्यों नहीं अपने पिताजी से मांगती? तुम्हारे बेफजूल के खर्चे उठाने की हमने हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। ओ भुलक्कड़ ससुर जी, मुझे बार बार आपको याद दिलाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, मेरे पिताजी के खिलाफ जाके मैंने आपके इस निठल्ले बेटे के साथ शादी कर ली और मेरे पिताजी गुस्सा हो गए। मैं आज तक उनके घर भी नहीं गई और मैं इस घर की बहू हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपने बहू का ख्याल रखा जाए। और तुम्हारा ये निठल्ला गोविंद कुछ कमाता तो है नहीं, तो आपके पैसे ना लूं तो क्या करूं? अरे बाबूजी, ये बुढ़ापे में क्या करोगे आप इतने पैसे का? अब वैसे भी आप दोनों के जाने के बाद ये सब हमारा ही तो होना था, तो अब हो गया। क्यों है? वो पैसे मैंने पायल की शादी के लिए बचा के रखे थे। पायल की शादी की इतनी जल्दी है क्यों? आपके साथ अच्छी खासी तो है वो। अम्मा अम्मा, वहाँ ना चने वाला आया है, मुझे भी चने खाना है, पैसे दो ना। बेटा मेरे पास कहाँ होते हैं पैसे? अम्मा मुझे चने खाना है, दो ना पैसे। कहाँ ना, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। ए झल्लू, चना चाहिए? यहाँ मैं देती। चना चाहिए? ये लो ये लो ये लो, लो ना, लो 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 ना। तेरे ना पैदल दिमाग को है ना चने की बहुत जरूरत है। बख्श दो, बख्श दो। ओए गोबर गोविंद, चलो।
स्मिता, मैं क्या कह रहा था कि यार तुम्हारे डैडी ना बड़ी जिद्दी टाइप के आदमी है। पता है, उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बहकाकर तुमसे शादी की है। अब मैं तुम्हें बहका सकता हूँ क्या, तुम बताओ? यार मेरी मानो तो रहने देते हैं यार। वो घर मेरा मायका है और आज मेरी माँ की बरसी है। पिताजी ने खुद फोन करके बुलाया है और वो सब ठीक करना चाहते हैं, तो हम क्यों पीछे रहे? हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, और जा ही रहे हैं तो फिर एक आध दिन रुक के आएंगे। भैया भैया, मैंने सुना आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, मुझे भी लेके चलो ना। नहीं रहने दे। क्यों भैया? तेरे जैसे ढीले को वहां पे लेके जाकर मेरी नाक नहीं कटवानी मुझे। भाभी मुझे भी लेके चलो ना, मैं कोई हरकत नहीं करूंगा। तू जाता है यहाँ से या सीधा ऊपर भेज दूं? भाभी लेके चलो ना। जा ना, अरे जा। सुनता ही नहीं है, सारा मूड खराब कर दिया। अम्मा, वो भैया और भाभी ना मुझे अपने साथ में ले जा रहे हैं। आप बोलो ना उनको अपने साथ ले जाने को। भाभी ने तो मुझे धक्का भी मार दिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना वहां जाने से, फिर क्यों गया तू वहां? मुझे जाना है। कान खोल के सुन लो सभी, जब तक हम लोग नहीं आते कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा। क्या कह रही हो तुम? चलो। बहू, ये गोविंद, बहू, बहू तुम क्या कर रही हो? बहू दरवाजा खोलो। गोविंद, गोविंद ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दरवाजा खोलो। चुपचाप पड़े रहो अंदर, हम 2 दिन के बाद आएंगे तभी ये ताला खुलेगा। गोविंद, 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 लगता है वो दोनों चले गए। अब क्या करेंगे? पैसों की लालच ने स्मिता को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि उसने अपने ससुराल के सारे रिश्तों को ताक पर रख दिया था, उन्हें पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया था। कहते हैं कि लड़कियां वो चाहे जिस रूप में हो, बहू या बेटी, वो घर की लक्ष्मी होती, घर को स्वर्ग बना देती। लेकिन यहाँ तो इस घर की बहू ने इस घर संसार का सुख चैन ही खत्म कर दिया था। अक्सर देखा यह गया है कि सास बहू पर अत्याचार करती है, उसका जीना हराम करती है। लेकिन यहाँ तो एक बहू ने सास के साथ साथ ससुराल के बाकी सदस्यों का जीना भी हराम कर दिया था। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्ता चाहे जो कोई भी हो, वो निभाने से निभता है। उन्हें तंग करने से या उनमें कमी ढूंढने से रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। स्मिता के पिता जनार्दन पंडित ने भी अपनी बेटी और दामाद के रिश्तों के कारण उनके मन में जो कड़वाहट पैदा हुई थी, उन्हें दूर करने के लिए उन्हें घर बुलाया। क्या उनकी ये कड़वाहट कम हुई या नहीं? आइए देखते हैं। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तो रिश्तेदारों के बीच में जगह सही ना हो, इसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। पिताजी, सारी बातें भूल जाइए ना। थोड़ी पैसों की दिक्कत है वहाँ, लेकिन जैसे भी हूँ खुश हूँ वहाँ। खुश? इसे खुश होना बोलती हो तुम? एक स्कूटर तक नहीं है इसके पास। तो दामाद कहने में शर्म आती है मुझे। कहाँ तुम कारों में घूमने वाली हो, तो कहाँ इसके साथ बसों में चप्पल चटका रही हो? तो थोड़ी औकात नहीं है इसकी? बस बहुत हो गया। पता था मुझे यहाँ बेइज्जती के अलावा और कुछ मिलने नहीं वाला। अरे मना किया था मैंने तुम्हें कि नहीं चाहते हैं तुम्हारे मायके, लेकिन तुम मानी नहीं। लेकिन अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना मुझे। चलो यहाँ से। लेकिन गोविंद, इतनी रात को हम कैसे जाएंगे? अरे चले जाएंगे जैसे भी, लेकिन अब यहाँ का पानी भी नहीं पीना। तुम चलो यहाँ से बस। हाँ हाँ जाओ यहाँ से, मैं भी तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ। जाओ। स्मिता, सामान लेकर आओ अपना प्लीज। चलो।
स्मिता चलो। चलो चलो तो यहां से। हेलो, वो लोग निकल गए हैं, आगे तुम देख लेना। हाँ बोलो पायल। मुझे लगता है आज रात वो घड़ी आ गई है जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था। मतलब लाशों को आप में से सबसे पहले किसने देखा था? साहब मैंने देखा था। इतनी सुबह तुम जाकर आ रहे थे? साहब मुझे तो पायल का फोन आया कि स्मिता भाभी ने इन लोगों को घर में बंद कर दिया है, इसलिए मैं इनकी मदद के लिए आया था और फिर मैंने इन्हें देखा। साहब ये सच कह रहे, बहू ने हमें घर में बंद कर दिया था, ताला लगा दिया था बाहर से, फिर इन्होंने ताला तोड़ा और हमको बाहर निकाला, तब हम यहाँ, तब हमने देखा। आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी? हमारी इसके साथ क्या दुश्मनी होगी साहब? है क्या हमारे पास दुश्मनी करने के लिए? जी हाँ, ये सही कह रहे हैं। इन भिखमंगों का कौन दुश्मन होगा? और इनका ये बेटा निकम्मा और आवारा था। देखिए मेरे, एक बात का ध्यान रखिए, जब तक ये तहकीकात चल रही है आप में से कोई भी शहर के बाहर मत जाइए। अभी हमें हमारा काम करने दीजिए। कैलाश, हेलो, इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे और बहू के कातिल का कोई पता चला? बनवारी जी, हमने अपनी पूरी तफ्तीश कर ली है, लेकिन हमें अब तक हत्या की वजह समझ में नहीं है। आपका लड़का कहीं बाहर काम भी नहीं करता था और ना ही उसकी ज्यादा लोगों से जान पहचान थी, ना कोई मिलना जुलना। अब ऐसे में उन दोनों को कौन मार सकता है और आखिर क्यों? देखिए इंस्पेक्टर साहब, वैसे तो हमारा कोई दुश्मन था नहीं, लेकिन मेरे समधी जनार्दन, उसको मेरा बेटा एक आंख नहीं भाता। उनकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी ना दोनों की। उस रोज मेरा बेटा और बहू जनार्दन के घर पे ही गए थे और देर रात को लौटने वाले थे। मुझे लगता है कि जनार्दन ने ही दोनों को मरवा के फिकवा दिया हो। हाँ साहब, वो जनार्दन उस दिन आपको जितना भोला और शरीफ दिख रहा था उतना वो है नहीं। लोगों को धमकाकर मारना और पीटना ही उसका काम है। अरे लोगों को मारना मरवाना तो उसका रोज का है। बाबूजी, ये आपकी लाठियों पे खून कैसे लगा है? बेटा,
तुम्हें ये लाठियां कहाँ मिली? अम्मा और बाबूजी लाठियां रात में भूसे में छुपा रहे थे। ए चन्नू, ये क्या बकबक कर रहा है तू? चल जा उसे अंदर रख के आ। एक मिनट। बनवारी जी, इन लाठियों पर लगे खून और उंगलियों के निशान से ये पता करने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा ये खून किसका हुआ है और किसने किया है। इसलिए आप लोगों को मेरा सलाह यह है कि बेहतर होगा कि सच्चाई अपने मुंह से खुद ही बता दीजिए। बनवारी जी, हमें सख्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। गोविंद और बहू ने हमारा जीना नर्क कर दिया था। अगर वो दोनों जिंदा रहते तो एक न एक दिन हम चारों को जहर खाकर के आत्महत्या कर लेनी पड़ती। उस दिन देर रात गोविंद का फोन आया। हाँ जी। हाँ बाबूजी, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और देर रात तक पहुंच जाएंगे। अरे गोविंद बेटा, इतनी रात गए क्यों आना है? कल सुबह आता। अरे बाबूजी, वो हमारी टेंशन है ना, आप काहे तकलीफ ले रहे हो? आ जाएंगे आप। हमने हमारा काम कर दिया। अब हमें मौत की सजा भी मिले तो कोई गम नहीं। हमारे जल्लू और पायल का जीवन संवर जाए, इसलिए दे दी हमने आहुति हमारे बेटे और बहू। कैलाश, ये लाठियां ले लो। आप दोनों को इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बेटा, हम लोगों के जाने का कोई गम मत करना। अपने भाई का ख्याल रखना। चेहरा मेरी पायल का ख्याल रखना बेटा।
चलिए इंस्पेक्टर साहब। बनवारी और गायत्री ने अपने ही बेटे और बहू की हत्या को अंजाम दिया और फिर अपना गुनाह छुपाने के लिए उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन कानून की पैनी निगाहों से कोई भी गुनाह ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। झल्लू की मासूमियत ने दोनों गुनहगारों का पुलिस के सामने पर्दाफाश किया और पुलिस की तहकीकात में लाठियों पर लगा खून स्मिता और गोविंद के डीएनए से मैच हुआ और उंगलियों के निशान बनवारी और गायत्री से। इन सबूतों के आधार पर मुकदमा चला और दोनों को कड़ी सजा हुई। दोस्तों, जुर्म करना अगर पाप है तो जुर्म सहना और उसके खिलाफ आवाज ना उठाना भी पाप है। हाँ, लेकिन साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो, अगर हम जुर्म से निपटने के लिए कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, कोई गैर कानूनी तरीका अपना लेते हैं, तो उसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचे और जुर्म के खिलाफ आवाज कानून के दायरे में रहकर ही उठाइए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन प्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।